गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 4 शुरू करने वाले हैं जो कि है मोर अबाउट एमएस एक्सेल। ठीक है, तो आप एमएस एक्सेल का पहले से पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एमएस एक्सेल पर और ज़्यादा चीज़ जानने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग जो जानने वाले हैं उसमें है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, उसको कैसे करते हैं, हम लोग उसको पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे सेल रिफरेंसिंग कि किसी सेल को कैसे रेफरेंस करते हैं। उसके 3 टाइप होते हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। ये तीनों बारे में हम लोग देखने वाले हैं। और है चार्ट्स के बारे में कि चार्ट्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स, लाइन चार्ट, बार चार्ट, कॉलम चार्ट और पाई चार्ट। ठीक है, तो ये हम सारे के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है क्या, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है? ठीक है, तो आप जब कोई भी टेबल बनाते हैं, ठीक है, आप उसमें पूरा डाटा एंटर करते हैं, तो अब उसमें आपको कुछ फॉर्मेट करना होता है इस तरह से। जैसे अभी आप जैसे बच्चे एग्जाम दिए हैं, ठीक है, अब जो 100 में 33 से कम पाए उनको हमको दिखाना है कि उनका रेट हो जाए, वो मतलब उनको दिखाए कि वो पास नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक कंडीशनल फॉर्मेट में उसको रूल लगा सकते हैं। उस रूल से क्या होगा कि जो भी बच्चे 33 से कम पाए हों, ठीक है, लेस देन 33, उनका जो बॉक्स हो जितना नंबर वाला वो क्या हो जाए, रेड हो जाए, ताकि आपको देखने में आसानी रहे, आप आसानी से देख के बता सके कि कौन पास है और कौन फेल है। ठीक है, इसके अलावा और भी सारी चीज़ों में, जैसे आपने सेल किया है, ठीक है, आपकी सेल में क्या है कि कभी 5,000 हुआ, कभी 10,000 हुआ, कभी माइनस लग गया, जो भी है, तो आपको देखना है कि ऐसा कौन सा महीना रहा, ऐसा कौन सा टाइम था जब आपकी सेल्स 10,000 से ज़्यादा हुई हो। ठीक है, तो आप उसको भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन वैल्यू लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप जो उसमें फॉर्मेट रूल बनाएंगे तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा ग्रेटर देन 10,000। ठीक है, तो आप जब 10,000 करेंगे, 10,000 10,000, तो वो आपका 10,000 से ऊपर यानी जो भी वैल्यू होगा वो उसको दिखाई देगा। प्लस आप उसमें ये भी सेट कर सकते हैं कि कौन सा कलर आपको देखना है। ठीक है, मतलब रेड, ब्लैक, ब्लू, जो भी आप कलर करना चाहें वो कलर आप खुद से पसंद कर सकते हैं। और इसके अलावा उस पर कौन सा टेक्स्ट लिखा रहेगा, जो टेक्स्ट लिखा रहेगा वो किस कलर का रहेगा, आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं। तो इसको करने का सबसे पहले तरीका हम लोग देखते हैं। तो आप कोई भी जब भी कोई सीट बनाएंगे, ठीक है, आप उसका नंबर कुछ लिखेंगे, आप उस डाटा एंट्री करेंगे। उसके बाद आप जो भी सेल होगा, ठीक है, आपको अगर किसी एक सेल में लगाना है या अगर पूरे लाइन पे लगाना है, ठीक है, वर्टिकल में, तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। आपको जितने में भी ये लगाना है रूल, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप जाएंगे होम टैब पे। ठीक है, अभी आप जब वहाँ मेन्यू में बहुत सारा ऑप्शन होगा, वहाँ पे होम टैब होगा, आप उसमें होम टैब पे जाएंगे, उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। ठीक है, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, तो फिर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको पहला ऑप्शन चूज करना है, क्या, हाईलाइट सेल्स रूल्स। ठीक है, तो सेल के रूल को हाईलाइट करने वाला वो आपको पहले से प्री डिफाइंड है, आप उस पर क्लिक करेंगे। वहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा कि ग्रेटर देन, लेस देन, या इक्वल टू, या लेस इक्वल, इस तरह से। तो आपको वहाँ पे जो भी चूज करना था, अभी हम लोग मान लीजिए नंबर वाला कर रहे हैं, ठीक है, कि जो 33 से कम पाया हो, तो कम यानी लेस, तो हम लोग कौन सा रूल चूज करेंगे, लेस देन वाला। तो हम लोग लेस देन पे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स खुल जाएगा कि लेस देन, तो कितने से लेस होना चाहिए आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे क्या लिखेंगे, 33, आपको 33 से कम पे चाहिए। और बगल में आएगा आपको ऑप्शन कि आप कौन सा कलर और कौन सा टेक्स्ट का कलर चाहते हैं, तो आप उसमें जो भी वहाँ पे चाहे ऑप्शन वहाँ पे आपको दिया रहेगा बहुत सारा, आप उसमें से चूज कर सकते हैं कि आपको रेड में लिखा नंबर कैसे लिखना चाहिए, अगर ब्लैक से लिखना चाहें, ब्लू से लिखना चाहें, जो भी आपको चाहिए वो। इसके बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे, जब ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपका जितने आप सेलेक्ट किए होंगे रूल के अकॉर्डिंग वो काम हो जाएगा। अगर 33 से कोई बच्चा कम नहीं पाया होगा, सारे पास होंगे तो किसी का रेट नहीं होगा, सारे फेल होंगे तो पूरा रेट हो जाएगा। और अगर 33 से कुछ लोग कम पाए होंगे तो जो भी कम पाया होगा 33 से उसका रेट हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे, आप अगर ब्लू करेंगे तो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसी तरह से सेल से भी कर सकते हैं। आपको अगर ग्रेटर देन पे करना है या इक्वल पे करना है, आपको देखना है अगर कि 100 में 100 कौन बच्चा लाया है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, इक्वल टू, और आपका ऑप्शन आ जाएगा, तो आप उसमें लिखेंगे 100 का। ठीक है, तो जो भी 100 में 100 पाया होगा तो उसको आपको वहाँ पे जो भी आप कलर सेलेक्ट करेंगे उस कलर में दिखाई देगा। अभी अगर मान लीजिए ये प्री डिफाइंड रूल्स हैं, ये पहले से रूल डिफाइंड है, आपको सिर्फ क्या करना पड़ा, सिर्फ वैल्यू देना पड़ा। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कोई नया रूल खुद से बनाना हो, ठीक है, तो आप उस रूल को कैसे बना सकते हैं। तो आप जब ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे थे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, तो उसी में आपको एक नीचे ऑप्शन आता था न्यू रूल का, तो आप वहां पे न्यू रूल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपको एक पूरा बॉक्स खुल जाएगा। आप अब रूल को भी क्या, कैसा रूल बनाना चाहते हैं।
आप रोल हाईलाइट करना चाहते हैं या फिर वैसे सेल्स को करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। कोई फार्मूला क्रिएट करना चाहते हैं कि किसी फार्मूले से आप कुछ उसमें आगे बताना चाहें, ठीक है, जैसे बहुत बड़े जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें इस्तेमाल होता है ये सब, तो आप वहाँ पे वो कर सकते हैं। और उसके नीचे आपको रूल का पूरा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा कि आप उस रूल में करना क्या चाहते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे आपकी बुक में एक जो एग्जांपल दिया है उसमें क्या बोला है कि 33 से जो ऊपर हो और 67 से नीचे हो, तो उनका कुछ इस तरह से हो जाए, ठीक है। उनका क्या है 3 ट्रैफिक लाइट्स, ठीक है, तो उसका एक स्टाइल बन जाए, तो आप उस स्टाइल में उसका कर सकते हैं, ठीक है। आपको स्टाइल ले सकते हैं, कलर ले सकते हैं, बहुत सारा आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, तो आप अपना एक खुद का रूल बना सकते हैं। अभी आपको मान लीजिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने कर दिया है पर आपको वो सही नहीं लग रहा है, कुछ गलत हो गया है, तो आप उसको हटाना चाहते हैं, तो हटाएंगे कैसे, ठीक है। तो आपको करना यही है कि आपने जिस भी सेल में रूल लगाया था उसको सिलेक्ट करना है और आपको फिर से किस पे क्लिक करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। तो वहां पे आपको ऑप्शन आएगा, जैसे आपने न्यू रूल का ऑप्शन आया था उसी के नीचे एक ऑप्शन आएगा क्लियर रूल, तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। जब क्लियर कर देंगे तो सारा हट जाएगा। उसी के नीचे एक ऑप्शन है मैनेज रूल का, आप चाहे तो आपका रूल जो गलत हो गया था उसको चेंज भी कर सकते हैं। अब लोग बात करते हैं सेल रिफरेंसिंग की, ठीक है। तो सेल रिफरेंसिंग क्या होता है, रिफरेंस मतलब का पॉइंट करना, ठीक है। तो आप किसी सेल को एमएस एक्सेल में आप किसी सेल को किस तरीके से आप पॉइंट करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, सेल रिफरेंसिंग। तो इसके लिए 3 तरीका है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड, ठीक है। तो अगर जब कॉपी मतलब फार्मूला जब कॉपी और पेस्ट करते हैं, ठीक है, फार्मूला जब हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो वहां पे ये काम आता है, तो हम लोग उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे B3 एक सेल है, ठीक है, आपको पूरा यहाँ पे सेल मिलेगा। तो हमने B3 सेल में क्या लिखा है, इक्वल, तो इक्वल किस लिए होता है, फार्मूला के लिए। फिर B1 प्लस B2, तो इसका मतलब है कि B1 और B2 सेल में जो भी वैल्यू है उसको जोड़ के कहाँ पे लिखना है, B3 में। अभी हम क्या कर रहे हैं, फार्मूले को कॉपी कर रहे हैं, तो हम अगर फार्मूले को कॉपी पेस्ट कर दें किस में, सेल 3 में, ठीक है, सेल 3 में, तो क्या होगा वहां पे इज इक्वल टू C1 प्लस C2 अपने आप क्या होगा, लिखा जाएगा, ठीक है। अगर इसी तरह से हम D3 में करते हैं तो क्या हो जाएगा, उसके जस्ट पहले वाला, तो ये हो जाएगा D1 प्लस D2। तो आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखें तो क्या हो रहा है कि जो रो है वो तो फिक्स है, लेकिन जो कॉलम वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कॉलम B था तो B हो गया, C था तो C हो गया, D था तो D हो गया। अगर यही हम D2 में कर दें, मान लीजिए अगर हम B2 या D3 कर D2 में करते हैं तो क्या हो जाएगा, जिसे D4 में कर रहे हैं, ठीक है, तो D4 के ऊपर क्या हो जाएगा, D2 प्लस D3, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे सब कुछ चेंज हो गया, रो भी हो गया, कॉलम भी चेंज हो गया। तो इसको लोग बोलते हैं रिलेटिव, क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफरेंसिंग, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि हम जो फार्मूला रख रहे हैं वो उसके हिसाब से उसके रिलेशन में चेंज हो रहा है। ये चेंज कैसे होता है और क्यों होता है, इसका आपको एक लॉजिक दिया गया है, उसमें देखिए कि एमएस एक्सेल जो है वो ये करता है कि आपने जो भी उसको बोला है, जैसे यहाँ पे क्या बोला था आपने कि जो भी सेल है उसके 2 सेल पहले जो वैल्यू है उसमें 1 सेल पहले की वैल्यू को जोड़ दें और उसको B3 में लिख दें। वैसे यहाँ पे करेगा C3 के पहले जो 2 सेल है, 2 सेल पहले क्या है C1 और उसके बाद का जो सेल है C2, उन दोनों को जोड़ के C3 में लिख दें। सेम वही यहाँ पे अगर D4 में करते हैं तो D4 के 2 सेल पहले क्या होगा, D2 होगा, ना कि D1, तो D2 लेगा और उसके बाद D3, तो D2 और D3 दोनों की वैल्यू को जोड़ के किसमें लिख देगा, D4 में। तो ये होता है रिलेटिव रिफरेंसिंग। अब लोग बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफरेंसिंग की, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफरेंसिंग में क्या है कि वहां पे जो भी आपने वैल्यू दिया हुआ है वही का वही रहेगा, उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। जैसे आप लिखते हैं $B $1, ठीक है, तो यहाँ पे डॉलर का साइन वो किस लिए है, डॉलर का साइन ये बताता है कि इसकी वैल्यू जो भी होगी उसको हमको चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो ये डॉलर इस तरह से, ठीक है, और $B $2, ठीक है। तो हम लोग ये क्या लिखा है कि B और 1 दोनों जो क्या है वो फिक्स है, इसको चेंज नहीं कर सकते, B1 और B2 को, और इसको हम ऐड कहाँ कर रहे हैं, B3 में, ठीक। अभी जब हम यही फार्मूला कॉपी और पेस्ट करेंगे C3 में, ठीक है, हम जब दूसरे सेल में यही फार्मूला कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाना चाहिए था,
यहाँ पे C1 और C2 हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट क्या यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, $B $1 प्लस $B $2। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, सिर्फ कॉलम चेंज, इसका C3 बॉक्स चेंज हुआ है सेम, लेकिन जो वैल्यू है उसके अंदर की जो फार्मूला है वो सेम का सेम है। जो भी B1 हमने लिखा था, B1 का B1 है, B2 का B2 है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने क्या लगाया था, डॉलर। तो इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। तो रिलेटिव रेफरेंसिंग में वैल्यू चेंज होती है रिलेशन के अकॉर्डिंग, और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक, हम लोग देख रहे हैं मिक्स्ड। तो मिक्स्ड में क्या होगा, रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों मिक्स होगा। कैसे? जैसे क्या है, $B1 प्लस $B2। ठीक है, तो अभी हमने क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो B के पहले है डॉलर लगा हुआ है, तो इसका मतलब आप B को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अभी हम इसी सेम फार्मूला को कॉपी कर लेंगे इसमें C4 में। ठीक है, B3 से C4, तो इसके दो पहले क्या आएगा, C2 होना चाहिए था। ठीक है, इसमें होना क्या चाहिए था, C2 प्लस C3, लेकिन C2 प्लस C3 नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? इसमें क्या होगा, $B लिखा हुआ है, तो ये $B का $B ही रहेगा, $B चेंज नहीं होगा। ठीक, क्योंकि $B क्या है, यहाँ पे एब्सोल्यूट कर रहे हैं, तो जिसके आगे हम डॉलर लगा दिए वो एब्सोल्यूट में चला गया, और जिसमें कुछ नहीं लगाएंगे वो क्या रहेगा, रिलेटिव। यहाँ 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा। तो B2 और B3 का जोड़ के क्या आएगा, C4 में। तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि जिस भी दो चीज होता है, आप कोई भी अगर सेल के बारे में रेफरेंस देंगे, ठीक है, तो अब हम दो चीज बताएंगे, उसका रो और कॉलम। तो रो और कॉलम आप किसी के भी आगे अगर डॉलर लगा देते हैं तो वो वैल्यू चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं लगाते हैं तो उसमें चेंज हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग, रिलेशन के अकॉर्डिंग, उसके जहां पे उसका रिलेशन होगा। तो मिक्स में यहाँ पे क्या था, जो B वाला था वो एब्सोल्यूट में था, और जो 3 यानी कॉलम था, ठीक है, जो रो था वो क्या हुआ, रिलेटिव में था। ठीक है, तो इसका आप एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं, जैसे B1 B2 या फिर B1 प्लस B2, ये क्या होगा, रिलेटिव। ठीक है, ये रिलेटिव हो गया। एब्सोल्यूट में क्या हो गया, $B $1, मतलब बिल्कुल भी उसमें चेंज नहीं कर सकते कोई भी, ना रो ना ही कॉलम। जबकि मिक्स्ड में क्या होगा, इसमें कोई ना कोई वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, या तो रो या तो कॉलम। इस तरह से $B1 हो या फिर प्लस B $2। यहाँ पे जो 2 है यानी ये जो रो है वो चेंज नहीं होगा, और यहाँ पे जो B कॉलम है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन जो 1 है ये और ये B यहाँ पे वो चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों हो गया, मिक्स्ड में एब्सोल्यूट भी आ गया, रिलेटिव भी आ गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्ट्स के बारे में। ठीक है, कि चार्ट, जो चार्ट होता है वो क्या होता है। तो चार्ट क्या होता है, आप जो भी डाटा होता है आपके पास, ठीक है, उस डाटा का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। मतलब क्या है, उसको पिक्चर के रूप में दिखाता है। ठीक है, क्या आप जो डाटा है वो आप सही से देख के समझ नहीं सकते, लेकिन जब आपको उसको वही पिक्चर के रूप में अगर दिखाया जाए तो आप उसको सही तरीके से समझ सकते हैं कि वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है, इक्वल है, या कुछ चेंज हो रहा है, कुछ वैसा। ठीक है, तो उसको हम लोग किसके थ्रू यूज करते हैं, चार्ट के थ्रू दिखाते हैं। अभी चार्ट कितने टाइप का है, 4 टाइप्स यहाँ पे बुक में दिया गया है। लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, कॉलम चार्ट है और पाई चार्ट है। तो पहले लाइन चार्ट क्या है। ठीक है, तो लाइन चार्ट में क्या होता है कि जो भी वैल्यूज होती हैं, ठीक है, वो इक्वल इंटरवल पे होती हैं। इक्वल इंटरवल का मतलब जैसे 5, 0 से हमने 5 लिया, फिर 5 से 10, मतलब 5-5 का इंटरवल रहेगा, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। तो उसके बीच में जो चेंज आएगा उस चेंज को लाइन के रूप में दिखाता है, उसको हम बोलते हैं लाइन चार्ट। अब आता है उसके बाद बार चार्ट। ठीक है, तो बार चार्ट और कॉलम चार्ट दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, उसमें बार के रूप में दिखाते हैं, बस हल्का सा क्या डिफरेंस है ये देखिए। ठीक है, तो जो बार चार्ट होता है उसमें जो बार्स होती हैं वो हॉरिजॉन्टल होती हैं। ठीक है, उसमें जो बार्स होती हैं उनको हॉरिजॉन्टल रूप में दिखाया जाता है, और जो कॉलम चार्ट होता है उसमें जो बार्स होती हैं उसको वर्टिकल रूप में दिखाया जाता है। यही दोनों में डिफरेंस है, बाकी दोनों होते सेम है, दोनों में हम लोग बार का यूज करते हैं। इसके बाद क्या है, पाई चार्ट। तो पाई चार्ट क्या होता है, ये सर्कल के रूप में दिखाता है। आप जो भी डाटा उसमें लिखेंगे, ठीक है, आप जो भी उसमें करना चाहेंगे, चार्ट में दिखाना चाहेंगे, वो आपको पाई के रूप में, यानी एक पूरे ये आपको एक सर्कल बना देता है। उस सर्कल में 360 डिग्री एंगल्स होता है, आप ये पढ़ चुके हैं।
कि टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री के अकॉर्डिंग उसको बांट देता है इस तरीके से, जिसको लोग बोलते हैं पाई चार्ट। तो जितना भी वैल्यू होगा उसके साथ बांटेगा उसका एंगल। तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखने वाले आगे कि चार्ट को हम लोग कैसे, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे उसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, उसमें क्या वैल्यू दे सकते हैं और बाकी सारी चीजें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।